क्या आप जानते हैं कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल जजमेंट के खिलाफ आर्टिकल 14 के वायलेशन और जुडिशियल ओवररीच जैसे ग्राउंड्स पर एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है? तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को बदलेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लेटेस्ट जजमेंट ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को मैंडेटरी कर दिया है फॉर अपीयरिंग इन जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये जजमेंट आया है 20 मई 2025 को, जो सभी जुडिशियल एस्पिरेंट्स लॉ स्टूडेंट्स के लिए सेटबैक है। इस जजमेंट से सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जाम क्वालिफाई करके जज बनने का सपना देखने वाले सभी लॉ स्टूडेंट्स जुडिशियल एस्पिरेंट्स को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लीगल प्रैक्टिस अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग मानी जाती है। सो अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 16 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है इस जजमेंट के अगेंस्ट में, कुछ महत्वपूर्ण ग्राउंड्स पे, जिनमें से एक है कि इसका इमीडिएट इन्फोर्समेंट वायलेट करता है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, और दूसरा शेट्टी कमीशन की रिकमेंडेशन को इस जजमेंट में नज़रअंदाज किया गया है। अब इन सभी चीज़ों को, इन सभी ग्राउंड्स को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ में ये जानेंगे कि क्या इस रिव्यू पिटीशन से इस जजमेंट का कुछ हो सकता है, इस जजमेंट में कुछ बदलाव देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम शॉर्ट में इस जजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं इसके अगेंस्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2025 को ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 के जजमेंट में ये कहा है कि 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट मैंडेटरी होगा बिफोर अप्लाइंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच द्वारा दिया गया है, जिसमें सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के वी चंद्रन शामिल थे। लॉ ग्रेजुएट्स के पास अब जुडिशियल सर्विस एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम 3 साल का लीगल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी होगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स दोनों की प्रैक्टिस शामिल होगी। अभी जो प्रैक्टिस पीरियड काउंट होगा, यानी कि जो 3 साल काउंट होंगे, वो काउंट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ स्टेट बार एनरोलमेंट। इस जजमेंट में ये बात कही गई थी कि अपनी प्रैक्टिस को शो करने के लिए आपको एक ऐसे एडवोकेट से जो कि कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस में है, एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो ड्यूली एंडोर्स्ड होगा प्रिंसिपल जज द्वारा, और वो सर्टिफिकेट इस बात का सफिशिएंट प्रूव होगा कि उस कैंडिडेट ने अपनी 3 साल की प्रैक्टिस की है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी काफी जोर दिया है कि एक जज को ये पता होना चाहिए कि लिटिगेंट्स और लॉयर्स को एक्चुअल प्रैक्टिस में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और प्रैक्टिकल एक्सपोजर हेल्प करता है जुडिशियल टेम्परामेंट विकसित करने में। तो ये सारी बातें कही गई थी, जिनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए फ्रेंड्स। तो इस लीगल डेवलपमेंट को आगे समझने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त पहले भी एआईबी स्टेटस को वकालतनामे में इंक्लूड करने का एक सजेशन दिया था टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इस पर आपको एक डिटेल वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा, आप जा करके इस वीडियो के बाद उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इस रिव्यू पिटीशन के ग्राउंड्स को समझने से पहले हम ब्रीफ में समझ लेते हैं कि रिव्यू पिटीशन होता क्या है, ताकि हम इस पिटीशन की इंपॉर्टेंस और आउटकम को क्लियरली समझ सकें। तो रिव्यू पिटीशन आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फाइल की जाती है। आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर अपने किसी ऑर्डर या जजमेंट को रिव्यू करना चाहे तो कर सकता है। रिव्यू करने के लिए जो जजमेंट या ऑर्डर है, उसमें कोई एरर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड पर नजर आना चाहिए, या कोई ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होना चाहिए पार्टीज के साथ में। रिव्यू पिटीशन सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट रूल्स है, जिनके मुताबिक रिव्यू पिटीशन को डेट ऑफ जजमेंट या ऑर्डर के 30 दिन के अंदर फाइल करना होता है, उसी बेंच के सामने जिसने ये जजमेंट या ऑर्डर दिया है। अब बात करते हैं, क्या रिव्यू पिटीशन के बाद भी कोई विकल्प होगा? तो हाँ, पिटिशनर इसके बाद में क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये समझिए कि रास्ते तो बहुत हैं, और मेरी राय में ये जजमेंट एक बायस जजमेंट है, जिसमें फेरबदल होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब हम आ जाते हैं रिव्यू पिटीशन पे, जो फाइल हुई थी 16 जून को। तो क्या इस पिटीशन से कुछ रिजल्ट निकलेगा? इसके लिए आइए समझते हैं इन ग्राउंड्स को जिनके बेसिस पे ये फाइल की गई है। तो पहला ग्राउंड है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी पिटिशनर द्वारा कहा गया है कि ये जजमेंट वायलेट करता है आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके अंदर अनफेयर रेट्रोस्पेक्टिव एनफोर्समेंट है।
जिसका मतलब हुआ कि अगर इस रूल को इमीडिएटली एनफोर्स कर दिया जाएगा तो स्टूडेंट्स जो साल 2023 से अभी तक की जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस रूल के आने के बाद एकदम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस रीजन से इस पिटीशन के अंदर ये भी बोला गया है कि ये जो रूल्स हैं इनको साल 2027 से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि ये जो कैंडिडेट्स हैं, जो करंट कैंडिडेट्स हैं, इनको एक फेयर चांस मिल सके। दूसरा इग्नोरेंस ऑफ शेट्टी कमीशन है। कोर्ट ने शेट्टी कमीशन के रिकमेंडेशन को इग्नोर करा है। उसके साथ साथ कई हाई कोर्ट्स ने ये जो प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है इसको अपोज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंसिडर नहीं किया। शेट्टी कमीशन एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमीशन था जिसने ये रिकमेंडेशन दिया था कि ये जो प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि लॉ कॉलेज की ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और पोस्ट जुडिशियल ट्रेनिंग सफिशिएंट है एक कैंडिडेट के लिए। साथ ही कई हाई कोर्ट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस 3 इयर्स की प्रैक्टिस को इस जजमेंट में अपोज किया है, जैसे पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, नागालैंड, त्रिपुरा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उन हाई कोर्ट्स और स्टेट्स के व्यूज को कंसीडर किया जो इस रूल को सपोर्ट कर रहे थे। तीसरा ग्राउंड है लैक ऑफ एम्पिरिकल बेसिस और सपोर्टिंग डेटा। इस पिटीशन के अंदर कहा गया है कि ये जो 3 इयर्स प्रैक्टिस है इसके पीछे कोई भी स्टैटिस्टिक्स, डेटा या रिसर्च नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अज्यूम कर लिया है कि ये जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स है वो अनफिट हैं या वो अच्छे तरीके से जजमेंट नहीं दे सकते। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी स्टडी, कोई रिसर्च नहीं दिया है, बस ये अज्यूम कर लिया है। यानी ये जो जजमेंट है ये बेस्ड है एक एजम्पशन के ऊपर, ना कि फैक्ट्स के ऊपर। फोर्थ ग्राउंड, पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। इसमें पिटिशनर ने एक गंभीर मुद्दा उठाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जजमेंट अनफेयर है, आर्बिट्ररी है बहुत से डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि ये जजमेंट एक्सक्लूड कर रहा है उन सभी लॉ ग्रेजुएट्स को जो लॉ फर्म्स में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनीज के लीगल डिपार्टमेंट में काम करते हैं। साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स SC ST या OBC कैटेगरी के हैं या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, इवन महिलाएं हैं, उनको ये 3 ईयर प्रैक्टिस रूल एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि इस तरीके से जो वीकर सेक्शंस हैं वो 3 साल की प्रैक्टिस अफोर्ड नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते कि 3 साल के बाद उनकी जॉब लगे, जो कि इन जुडिशरी एस्पिरेंट्स के आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स, फिफ्थ और लास्ट ग्राउंड जो पिटिशनर द्वारा रेस किया गया है वो है जुडिशियल ओवररीच इनटू लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव डोमेन। मतलब ये जुडिशियल ओवररीच है, यानी जुडिशरी अपने से ज्यादा बढ़कर काम कर रही है, क्योंकि इस तरीके के रूल्स बनाने का काम तो लेजिस्लेटिव का है, पार्लियामेंट का है, स्टेट लेजिस्लेचर का है। उसके साथ साथ पिटिशनर ने यह भी कहा है कि ये जो रूल है ये एक ब्लैंकेट रूल है, सबके ऊपर एक जैसा अप्लाई हो रहा है, बिना ये देखे हुए कि क्या वो कैंडिडेट केपेबल है या नहीं है, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G राइट टू चूज एनी प्रोफेशन का वायलेशन है। सो फ्रेंड्स, ये थे वो ग्राउंड जिनके बेसिस पे पिटिशन फाइल की गई है, जैसा कि मैंने आपको इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। अब आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रिस्पॉन्स होता है। सो आई होप आपको ये पिटिशन और इसके ग्राउंड समझ आए होंगे। साथ ही साथ आप अपनी ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में इस जजमेंट के बारे में या इस पिटीशन जो फाइल हुई है उसके बारे में। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के लिए आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।